नमस्ते। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी सुनने में आता है, डीप स्टेट। ये शब्द है तो काफी चर्चा में और सुनने में भी बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है इसका, कहाँ से आया ये शब्द, और हाँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये वाकई कोई असल शक्ति है या सिर्फ एक कल्पना? हाँ, या कोई सियासी चाल। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बुनियादी बात, ये डीप स्टेट आखिर है क्या चीज, अगर समझाना हो तो? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो डीप स्टेट इशारा करता है किसी देश के अंदर मौजूद कुछ ऐसे ताकतवर नेटवर्क्स की तरफ। अच्छा, नेटवर्क्स। हाँ, मतलब अनौपचारिक, अक्सर गुप्त नेटवर्क। और खास बात यह है कि ये चुनी हुई सरकार या जो राजनीतिक नेतृत्व है उससे एक तरह से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। ओह, मतलब सरकार के कंट्रोल से बाहर। काफी हद तक, हाँ। इनमें जैसे सेना के लोग हो सकते हैं, खुफिया एजेंसियों के, या फिर ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही के कुछ पावरफुल हिस्से। और इनका अपना एजेंडा होता है। बिल्कुल, इनका अपना एजेंडा, अपने लक्ष्य होते हैं जो जरूरी नहीं कि देश की ऑफिशियल पॉलिसी से मेल खाते हों। और आप कह रहे थे कि ये असली भी हो सकता है और काल्पनिक भी। जी, यही इसकी सबसे पेचीदा बात है। कहीं ये वाकई में एक छिपी हुई शक्ति संरचना हो सकती है, तो कहीं ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक षड्यंत्र का सिद्धांत भी हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना था इसका कनेक्शन तुर्की से है। आपने सही सुना है। ये शब्द असल में तुर्की भाषा के डेरिन डिवलेट का सीधा ट्रांसलेशन है। डेरिन डिवलेट? हाँ, जिसका मतलब ही होता है गहरी राज्य। तुर्की में ओरिजिनली इसका इस्तेमाल एक कथित गठजोड़ के लिए होता था। गठजोड़ किसका? माना जाता था कि सेना, खुफिया तंत्र, न्यायपालिका और यहाँ तक कि कुछ माफिया समूह भी इनका एक नेटवर्क था। अच्छा, और वो क्या करता था? उनका मकसद था तुर्की के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना, भले ही इसके लिए चुनी हुई सरकार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। वो पर्दे के पीछे से काम करते थे। ओह, तो एक तरह की समानांतर सरकार चलाने जैसी बात हो गई। बिल्कुल, एक पैरेलल पावर सेंटर। लेकिन ये सोच या ये डर सिर्फ तुर्की तक ही सीमित नहीं रहा है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्या ऐसी छिपी ताकतों का डर पहले भी दुनिया में रहा है? अरे, ये डर तो बहुत पुराना है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई समाजों में ये खौफ रहा है कि कोई अदृश्य हाथ है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जैसे? किस तरह के डर? कभी ये डर जादू टोने या किसी शैतानी ताकत के रूप में दिखा, कभी फ्रीमेसन या इल्यूमिनाती जैसे सीक्रेट सोसाइटीज पर आरोप लगे कि वो सरकारें घिरा रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा, वो सीक्रेट सोसाइटी वाली थ्योरीज। हाँ, और फिर आधुनिक जमाने में बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपतियों पर या अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस पर शक किया गया कि वो सरकारों को अपनी कठपुतली बनाए हुए हैं। और शायद कोल्ड वॉर के टाइम पर जासूसी एजेंसियों का भी रोल रहा होगा इसमें। बिल्कुल, शीत युद्ध के दौरान केजीबी हो या CIA या पूर्वी जर्मनी की स्टाजी, इन खुफिया एजेंसियों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। इससे भी ये धारणा मजबूत हुई कि असली फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं। तो मतलब ये अनदेखे कंट्रोल का डर हमेशा से किसी न किसी रूप में रहा ही है। जी बिल्कुल। सत्ता पर अविश्वास, ये शायद इंसानी फितरत का हिस्सा है। चलिए अब आज के दौर पर आते हैं। आजकल डीप स्टेट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? लगता है इसका दायरा काफी बढ़ गया है। हाँ, आज का इस्तेमाल बहुत वसी मतलब वाइड हो गया है, कई अलग अलग मतलबों में। एक तरफ तो ये वाकई कुछ गंभीर चिंताएं दिखाता है। जैसे किसी देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर वहां की सेना या इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत ज्यादा स्थायी प्रभाव। एक उदाहरण है पाकिस्तान। खुफिया एजेंसी की गहरी पकड़ को दिखाता है, राजनीति में भी और पॉलिसी बनाने में भी। और ईरान का भी नाम आता है इस कॉन्टेक्स्ट में। जी हाँ, ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस है उससे जुड़े नेटवर्क को कई लोग डीप स्टेट का हिस्सा मानते हैं। IRGC तो काफी ताकतवर है, सुना है, आर्थिक रूप से भी। बहुत। उनकी अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत है और वो काफी हद तक चुनी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर ऑपरेट करते हैं। ये तो हुए कुछ देशों के उदाहरण जहाँ ये संस्थाओं के प्रभाव की बात है, लेकिन अमेरिका में तस्वीर कुछ अलग दिखती है, खासकर पिछले कुछ सालों में। वहाँ तो ये शब्द बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। हाँ, अमेरिका में खासतौर पे 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद डीप स्टेट शब्द का इस्तेमाल एकदम अलग और ज्यादातर एक नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले अंदाज में हुआ। मतलब ने उनके एजेंडा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओह, तो ये सरकार के अंदर के ही लोगों पर शक था। बिल्कुल, इसे कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की आलोचना से भी जोड़ा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वो क्या है? वो ये विचार है कि असली ताकत चुने हुए नेताओं के पास नहीं बल्कि उन स्थायी नियुक्त ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है जिन्हें हटाया नहीं जा सकता और वो अपनी चलाते हैं। अच्छा, और इसमें वो शेवरॉन डेफरेंस वाला पॉइंट भी आता है शायद। हाँ, वो एक कानूनी सिद्धांत है अमेरिका में, शेवरॉन डेफरेंस, जिसके तहत अदालतें अक्सर कानूनों की व्याख्या में सरकारी एजेंसियों के नजरिए को ज्यादा वजन देती हैं। तो आलोचक कहते हैं कि इससे ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर मिल जाती है। हाँ, आलोचकों का तर्क है कि इससे नौकरशाही को चुनी हुई सरकार की मंशा से आगे बढ़कर काम करने की छूट मिलती है, जो एक तरह से डीप स्टेट वाली धारणा को ही मजबूत करता है। तो अमेरिका वाले मामले में मतलब दो पक्ष हैं। कुछ लोग इसे ब्यूरोक्रेसी के असर और राजनीतिक खींचतान का मामला मानते हैं, और दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक हथियार मानते हैं जो विरोधियों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये बहस बहुत पोलराइज्ड है वहाँ। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो डीप स्टेट वाकई एक उलझा हुआ शब्द है। जी, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जड़ें तुर्की में है, लेकिन ये दिखाता है उस पुराने डर को जो छुपी हुई ताकतों से लगता है। और आज इसका इस्तेमाल, कहीं ये संस्थाओं के असर की असली चिंता है, तो कहीं ये सिर्फ सियासी आरोप है या फिर कोरी षड्यंत्र की कहानी। बिल्कुल, ये उन नेटवर्क्स की तरफ इशारा करता है, चाहे वो असली हो या काल्पनिक, जो लगता है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं। सच में ये सोचने वाली बात है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए ताकतवर संस्थाएं तो चाहिए, सेना, खुफिया विभाग, एक स्थायी नौकरशाही, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सही बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि कब और कैसे यही जरूरी संस्थाएं अपनी हदें पार करके गहरी या गुप्त ताकतें बन जाती हैं। वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है? और एक लोकतंत्र इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रख सकता है, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाली चुनौती।